हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल सीरीज में हम आज की क्लास में करेंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस। लेते हैं एक बार सिलेबस क्या है। देखो, ये सिलेबस है कॉरपोरेट गवर्नेंस का, जिसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। देखो, गवर्नेंस का मतलब होता है इन ये चीज़ें रिलेटेड है गवर्नेंस से, जैसे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखो, कॉरपोरेट गवर्नेंस गवर्नेंस का क्या मतलब होता है कि रूल्स रेगुलेशन की किन तरीकों से, या कोड्स, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम बोलते हैं, एथिक्स जिसको हम बोलते हैं, उनको फॉलो करना। तो वो सारी चीज़ें करना कॉरपोरेट के अंदर, यानी कि जो बिजनेस फर्म है, जो कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, जो वो कैसे उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, वो अपने सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, उनमें फेयरनेस है, उनकी सारी एक्टिविटीज़, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है एक कंपनी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो फिक्स करना, ये सारा काम किसका होता है? कॉरपोरेट गवर्नेंस का। तो इसलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है? ये पॉलिसी और रूल्स है जो कि टू मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर ऑफ ए कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स। देखो, क्या मतलब है इस बात का कि कॉरपोरेट गवर्नेंस हमें ये बताता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज और रूल्स हैं जो कि एक कंपनी को फॉलो करने चाहिए, ताकि जो कंपनी के ओनर हैं और जो कंपनी की मैनेजमेंट है, उन दोनों के बीच अच्छा रिलेशन हो सके। क्योंकि देखो, हमें पता है कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो पैसे लगाते हैं उसमें, इक्विटी शेयर्स जैसे खरीदे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं। शेयर्स क्या होता है? कैपिटल का हिस्सा। तो वो कैपिटल खरीदते हैं, मतलब शेयर्स खरीदते हैं, तो वो कैपिटल लगा रहे हैं, यानी कि तो अब वो पैसा लगा रहे हैं, तो ओनर वही होंगे ना जिनका पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। तो ओनर तो कंपनी के अलग होते हैं, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर। लेकिन शेयर होल्डर्स अब बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे पब्लिक कंपनी के केस में हम और आप जैसे लोग भी अगर किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, तो वो तो जो ओनर हैं, अब वो तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए वो सारे मैनेज नहीं कर सकते कंपनीज को। तो इसलिए वो जो ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स कुछ लोगों को इलेक्ट कर देते हैं कि भाई हम ये लोग जो है कंपनी को मैनेज करेंगे। और वो लोग कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर मैनेजर्स अपॉइंट करेंगे, तो वो मैनेजर्स फिर मैनेज करेंगे सारे काम को। ठीक है, तो इन सारे लोगों, इनके बीच में, यानी कि मैनेजमेंट और जो कंपनी के ओनर हैं, इनके बीच में फेयर रिलेशनशिप हो। जो ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, इनके सारे जो इनका इंटरेस्ट है, यानी कि इनकी जो इनका हित है, वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक, उसके लिए जो है ये मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो अच्छे से, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर्स की। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें यही बताता है कि कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट को, एक तो है शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए कैसे काम करना चाहिए, और दूसरा ये बताते हैं कि स्टेक होल्डर्स के लिए भी। अब देखो, स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस है। देखो, शेयर होल्डर्स तो जिन्होंने पैसा लगाया है वो, ठीक है, यानी कि जिन्होंने इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, वो होंगे शेयर होल्डर्स। लेकिन स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? देखो, स्टेक होल्डर्स वो बंदे होते हैं जिनका कैसे भी, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो है कंपनी के साथ उनका कोई ना कोई रिलेशन है, कंपनी की एक्टिविटीज से उन लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है, तो वो सारे लोग स्टेक होल्डर्स होंगे। इसको स्टेक होल्डर को हिंदी में ऐसे हितधारी भी बोलते हैं हम। हितधारी का मतलब ही क्या हुआ कि जिनका हित जुड़ा हुआ है कंपनी से, वही होगा ना। तो इसलिए स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं? स्टेक होल्डर्स एम्प्लॉयज स्टेक होल्डर्स होंगे, कस्टमर, गवर्नमेंट, सप्लायर, जनरल पब्लिक, क्योंकि ये सारे कंपनी की एक्टिविटीज से अफेक्ट होते हैं। इनका जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ भी कंपनी के साथ है, उनका हित जुड़ा हुआ है, तो कंपनी कैसे काम कर रही है, उन जो मैनेजमेंट है यानी कि कंपनी की, उसको एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए उनके इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रखना है, कस्टमर्स का भी, गवर्नमेंट के भी सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, सप्लायर्स के साथ भी कोई अनएथिकल बिहेव नहीं करना है, और जो जनरल पब्लिक है उनके साथ भी। तो अच्छे से सारे, सबके साथ, सारे स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स, इन सब का मैनेजमेंट के साथ रिलेशन। और ये कौन बताता है इस मैनेजमेंट के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, इसकी क्या पॉलिसीज, मतलब कौन कौन सी पॉलिसीज उनको फॉलो करनी चाहिए ताकि इनका अच्छा रिलेशन बना रहे स्टेक होल्डर्स के साथ भी और शेयर होल्डर्स के साथ भी। तो वो ही हमें बताते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस। ठीक है,
अब कॉरपोरेट गवर्नेंस के इसलिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस वैसे देखो लीगल भी है कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस काफ़ी कंट्रीज़ में, कुछ चीज़ें इसकी कुछ कोड्स, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो कंपलसरी भी है। और ये वैसे भी एक एथिक, बिजनेस एथिक्स का भी पार्ट है कि कंपनीज का वैसे ही एथिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो करें। अब कॉरपोरेट गवर्नेंस में उनको क्या फॉलो करना चाहिए, ये कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। क्या प्रिंसिपल? कि फेयरनेस, सबसे पहला फेयरनेस का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सब फेयर ट्रीट करना है, कुछ भी फ्रॉड नहीं करना, कुछ छुपा के नहीं चलना, फेयर ट्रीट करना है शेयर होल्डर्स के साथ, एम्प्लॉइज, वेंडर्स, ये सारे इनके साथ, यानी कि स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स। सीधी सी बात यही है, क्योंकि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के लिए ही बनती है, शेयर होल्डर्स के लिए भी, स्टेक होल्डर्स के लिए भी। स्टेक होल्डर में फिर सारे आ जाते हैं, शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर ही होते हैं एक तरह से, क्योंकि उनका भी हित जुड़ा हुआ है ना कंपनी के साथ, तो वो भी उसका पार्ट है। लेकिन हम शेयर होल्डर्स को अलग से भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि कंपनी अगर सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही स्टेक होल्डर मान के उसका हित जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करने में लग जाएगी, तो यानी कि फिर तो वो प्रॉफिट, उनका इंटरेस्ट क्या होता है, इनका क्या फायदा, शेयर होल्डर्स का फायदा किस में होगा, इनको तो बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, बस उसी में होगा फायदा। लेकिन अब सिर्फ शेयर होल्डर्स का ही तो फायदा नहीं देखना है ना, कंपनी को सबका देखना है, एम्प्लॉइज का भी, कस्टमर्स का भी, लोकल कम्युनिटी का भी, आसपास की इन्वायरमेंट का भी, गवर्नमेंट का भी, तो सबके साथ फेयर ट्रीट करे कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। देखो जो भी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब कुछ भी छुपा के नहीं रखना है कंपनी को, कंपनी के अंदर जो भी चल रहा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट से कुछ नहीं, मैनेजमेंट को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जैसे उनके तो हाथ में ही होता है सारी चीज़ें, तो उनको शेयर होल्डर से कुछ नहीं छुपाना है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे कुछ नहीं छुपाना है, जो सारी जो भी रिलेटेड उन मतलब रिस्क से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि उनको अफेक्ट कर सकती है, वो इन्फॉर्मेशन जानना उन्हें जरूरी है। अब जैसे मान लो कि कोई लॉस हुआ है कंपनी में किसी चीज़ का, या आगे होने वाला है लॉस किसी चीज़ की वजह से, तो कंपनी अपने अकाउंट्स में उसको ना शो करे, तो अकाउंट्स में शो नहीं करेगी तो इन्वेस्टर्स को, और वो अकाउंट्स फिर पब्लिक में शोन होते हैं, तो पब्लिक में ही लोग, इन्वेस्टर्स भी उनके पब्लिक में ही होते हैं, तो इन्वेस्टर्स को वो दिखाना जरूरी है कि कंपनी के कैसे प्रॉफिट्स चल रहे हैं, कैसे कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो वो सारी जो एक्टिविटीज़ है कंपनी की वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम एम्प्लॉयज़ के लिए देखें तो एम्प्लॉयज़ को भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो जो उनसे रिलेवेंट है वो, उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि देखो कम जो मैनेजर्स हैं, अब ये देखो ये प्रिंसिपल्स किसको फॉलो करने होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट को ये भी देखना है कि रिस्क कैसे मैनेज होगा, रिस्क को मिनिमाइज करने का काम करना है। ठीक है। क्योंकि देखो जो पैसा लगा हुआ है वो शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है उसमें, और मैनेज कर रहे हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स, तो इन मैनेजर्स को, इन मैनेजमेंट को, इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स का जो पैसे का रिस्क है वो कम से कम करने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो ये इस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट की, यानी कि कंपनी की, क्योंकि कंपनी को वही मैनेज कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो फेयर काम करें, कंपनी के इंटरेस्ट में काम करें, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो, उस ऐसे इस तरीके से काम करें। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया है उस पैसे के बदले उनको अच्छा रिटर्न दे, उनको प्रॉफिट जनरेट करके दे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी। अकाउंटेबिलिटी भी कि अगर अब वो मैनेज कर रहे हैं, उनको कुछ जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो वो अकाउंटेबल हैं, वो अकाउंटेबल हैं कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी अपने फुल कैपेसिटी में अच्छे से काम कर रही है, कंपनी की पोटेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की, उस सब के लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन जिम्मेवार है, जिम्मेवार कौन होंगे फिर, कंपनी के मैनेजर्स, मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यही होंगे ना अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ट्रांसपेरेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारा जो प्रिंसिपल्स हैं ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हैं। और ये आप ये भी लगा सकते हो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फिर क्या क्या चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो यही फेयरली डील करना, ट्रांसपेरेंट रहना, ये जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। अब देखो इंडिया में क्या रेगुलेशंस हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी और ये एमसीए, ये दोनों मेन रिस्पॉन्सिबल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया के लिए। तक यही जो है इस चीज़ को देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सारी कंपनीज फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड देखो सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज इंडिया, ये 1992 में बना था,
इससे पहले सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, ये रेगुलेट करता था। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है इसके बारे में। और ये है कि फर्स्ट जो फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, कि फॉर्मल किया गया था पहले, उससे पहले तो यही था कि भाई हाँ बस एथिकली फॉलो करने चाहिए कंपनी को, लेकिन वो कंपल्सरीली बाय लॉ जो है वो बनाने के लिए सबसे पहले जो कमेटी बनी थी ये कुमार मंगलम बिरला कमेटी। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कुमार मंगलम बिरला कमेटी किससे रिलेटेड थी, तो वो किससे रिलेटेड थी, वो इस कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, ठीक है। और ये 2002 में नरेश चंद्र कमेटी भी बनी थी कॉरपोरेट ऑडिट और गवर्नेंस से रिलेटेड। और अब जो मैनेज करते हैं देखो, एमसीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव सेट अप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड चार्टर्स लाइक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई और नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, और जो एक है ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि आईसीआई। ये सारे जो बॉडीज़ हैं ये भी कॉरपोरेट गवर्नेंस को जो है मैनेज करती है, ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट देखो, ये है 4 P's ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। इनकी 4 P's कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड क्या है, देखो, पीपल, पर्पस, प्रोसेस और परफॉर्मेंस। ये क्या है कि जो ये 4 आइटम्स हैं यानी कि पीपल, पर्पस, प्रोसेस और परफॉर्मेंस, इन सारे चीज़ों में कंपनी को कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अब देखो, पीपल से रिलेटेड क्या हो गया, पीपल कौन है कॉरपोरेट गवर्नेंस में, कौन होंगे, देखो, शेयर होल्डर्स होंगे, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, लेंडर, सप्लायर, कस्टमर, सोसाइटी, ऑडिटर, यानी कि वो सारे जो स्टेक होल्डर्स हमने देखे थे वो शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, ये सारे जो लोग हैं इनसे रिलेटेड है कॉरपोरेट गवर्नेंस, यानी कि इनके साथ फेयरली डील करना। कॉरपोरेट गवर्नेंस में यही था ना कि शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ फेयरली डील करना। अब उसमें कौन कौन आएंगे, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़, लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर, सोसाइटी, ऑडिटर्स, ये सारे लोग आएंगे, इनके साथ डील करना अच्छे से। दूसरा, ये जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है ये इसमें जो विज़न मिशन कंपनी का है वो कैसा होना चाहिए वो भी हमें बताता है। तो वो पर्पज़ में ये चीज़ें आ जाएंगी कि विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, प्लान्स, ऑपरेशनल चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंपनी का, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें, यानी कि जो पर्पज़ है कंपनी का, पर्पज़ में अब सारी चीज़ें आ जाएंगी कि विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव जो भी है कंपनी का वो फेयर होना चाहिए, और वो जो शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स है सबके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ उसमें फ्रॉड हो, ऐसा कोई पर्पज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है कि बिजनेस प्रोसेस फेयरली होनी चाहिए। प्रोसेस जितनी भी होंगी, जैसे सिस्टम प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, इंटीग्रेशन, जो सप्लाई चेन की प्रोसेस है, तो इन सारी प्रोसेस के सारे स्टेप्स में कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या कि जो जैसे परफॉर्मेंस में इंक्लूड है बेंचमार्क्स, मेजरमेंट, एनालिसिस, डाइवर्सिफिकेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, कंप्लायंस, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड है कॉरपोरेट गवर्नेंस में परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कि कैसे जो है एनालिसिस कैसे होना चाहिए, फेयरली होना चाहिए, जैसे विसल ब्लोअर के एक्शंस, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें। ये वैसे इतना ज़्यादा वो नहीं है आपको डीप में डिटेल में समझना, बस आपको ये याद रखना है कि 4 P's कौन कौन से हैं, उनमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, बस इनका थोड़ा सा मीनिंग पता होना चाहिए। पीपल, प्रोसेस, पर्पस और परफॉर्मेंस, मेन तो यही है कि चारों के नाम याद रखने हैं कि 4 P's ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉरपोरेट गवर्नेंस मॉडल्स। देखो, जो भी जैसे इंडिया में भी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और जो इंडिया के बाहर भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी तो ग्लोबली भी बहुत सारी बॉडीज़ बनी हुई हैं, तो उन सब ने कुछ जैसे प्रिंसिपल्स दिए हैं हमें, तो वैसे उन्होंने कुछ मॉडल्स दिए हैं कि कंपनीज़ को ये मॉडल्स फॉलो करने चाहिए कॉरपोरेट गवर्नेंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी कंपनीज़ में। तो वो उसमें ही सबसे पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ये कह सकते हैं हम जो सबसे जाना पहचाना सा मॉडल है वो ये है एंग्लो यूएस मॉडल। ये यूएस का मॉडल है सबसे पहले तो, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड एज एंग्लो सेक्शन मॉडल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस इसको कहा जाता है। इस जो ये मेनली कहाँ ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये एंग्लो यूएस मॉडल को फॉलो करती हैं। ये किस पे मेन फोकस, आपको बस ये याद रखना है ज़्यादा तो, कि एंग्लो यूएस मॉडल में किस
चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि देखो हमने बहुत सारे जैसे शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स ये पढ़े कि कौन कौन लोग, पीपल कौन कौन से आते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़ा। तो ये मॉडल्स है ना, ये हमें यही बता रहे हैं, कोई मॉडल तो किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई किसी को। अब जैसे ये एंग्लो यूएस मॉडल जो है ये शेयर होल्डर्स ओरिएंटेड मॉडल है, तो शेयर होल्डर्स ओरिएंटेड मॉडल है, तो हमें ऐसे ही पता चल गया कि यानी कि शेयर होल्डर्स जो हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, ये उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है एंग्लो यूएस मॉडल। तो ये इसीलिए ये जो शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, और जो शेयर होल्डर्स में भी जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो जो जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं जिनको, जो कि थोड़ी अमाउंट लगाते हैं कंपनी में, जिन्होंने कम शेयर्स खरीदे हुए हैं। क्योंकि देखो एक तो होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, या जिसको हम रिटेल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, जैसे आप और हम जैसे लोग, ठीक है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे। और दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जैसे कि बैंक्स वगैरह, कोई इंस्टीट्यूट जब वो पूरी लार्ज अमाउंट में, जैसे वो कुछ परसेंट में ही शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, जैसे 10%, 5%, लेकिन हम लोग परसेंट में नहीं खरीदते, हम तो गिनतियों में खरीदते हैं, ऐसे 1 या 2 शेयर खरीद लिया, 5 शेयर खरीद लिए, 30 खरीद लिए, 100 खरीद लिए। लेकिन कंपनी के शेयर्स बहुत सारे होते हैं, तो वो उनका परसेंटेज ही खरीद लेते हैं, करोड़ों में खरीदते हैं वो, तो ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इसलिए जो ये एंग्लो यूएस मॉडल ये कहता है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है ना, उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और ये उसी को ज़्यादा एनकरेज करते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स को, ठीक है, और लार्ज इन्वेस्टर्स को थोड़ा कम एनकरेज करते हैं। और बस आपको ये याद रखना है कि शेयर होल्डर्स ओरिएंटेड मॉडल है, शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, जो अगर आप जैसे यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उसमें तो ये इंपॉर्टेंट है और भी, क्योंकि उसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक टॉपिक है। तो उसमें तो आपको जैसे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसमें एंग्लो यूएस मॉडल किससे रिलेटेड है, फिर शेयर होल्डर से, और ऐसे ही सोशल कंट्रोल मॉडल है, ये किससे रिलेटेड है, स्टेक होल्डर से। तो इसलिए वो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी आ सकता है। सीईटी में क्या पता इतने डीप में क्वेश्चन ना आए, आ भी जाए तो आप कर लेना, याद तो रखना ही आपको कि एंग्लो यूएस मॉडल जो है वो शेयर होल्डर ओरिएंटेड मॉडल है, सोशल कंट्रोल मॉडल जो है वो स्टेक होल्डर ओरिएंटेड मॉडल है। और स्टेक होल्डर में कौन आ जाएंगे, जो सारे ही स्टेक होल्डर है, सिर्फ शेयर होल्डर्स को नहीं लेना हमें, हमें एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर सारे ही इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, सिर्फ ओनली शेयर होल्डर नहीं, सारे के सारे जिनका भी हित है कंपनी से जुड़ा हुआ वो सारे लोग, ठीक है। तो ये सोशल कंट्रोल मॉडल है। नेक्स्ट है जर्मन मॉडल। देखो जर्मन मॉडल, इसको यूरोपियन मॉडल भी कहते हैं। ये क्या है, ये है कि वर्कर्स जो है ना वो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, यानी कि तो एम्प्लॉयज़ को इसमें मेन फोकस किया गया है, एम्प्लॉयज़ को। और ये इस जर्मन मॉडल में ये भी है कि एक सुपरवाइजरी बोर्ड होता है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। सुपरवाइजरी बोर्ड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको हम कहते हैं, जो कि शेयर होल्डर्स चुनते हैं, इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स होता है, जो शेयर होल्डर्स वोटिंग करके चुनते हैं कि ये लोग जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, ये मैनेजमेंट देखेंगे कंपनी की, तो वो सुपरवाइज करेंगे मैनेजमेंट को, सीधी सी बात। और एग्जीक्यूटिव जो एक्चुअल में काम करते हैं, जो एक्चुअल मैनेजर्स होते हैं वो लगा लो, तो ये सुपरवाइजरी बोर्ड ही जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं, इनको सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो एम्प्लॉयज से रिलेटेड हो गया कि वो सारे ही अब इस बोर्ड में के लोग और इसके लोग, तो बस ये यही कहता है जर्मन मॉडल कि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है हमें, मैनेजमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है जैपनीज़ मॉडल। सॉरी, जैपनीज़ मॉडल क्या है, ये कहता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। ये जैसे कि बैंक्स, ये इंस्टीट्यूशनल्स जो, जैसे देखो उसका उल्टा हो गया ये एंग्लो का, क्योंकि एंग्लो क्या कह रहे थे कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है ना, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जो जैपनीज मॉडल है वो ये कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पैसा जिसका लगा हुआ है ना उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो बैंक्स का या इंस्टीट्यूशंस का लगा हुआ है, तो इसलिए वही जो है वो लोन देते हैं कंपनीज को, तो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये मॉडल ये कहता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इंडियन मॉडल। इंडियन मॉडल क्या है, ये दोनों को फॉलो करता है, जर्मन मॉडल और यूएस मॉडल। यूएस मॉडल में क्या था कि शेयर होल्डर्स को फॉलो करना, यूएस मॉडल वही था, एंग्लो यूएस मॉडल ये रहा। तो इसमें क्या था, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और जर्मन मॉडल में क्या था कि एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो इसलिए जो इंडियन मॉडल है उसमें क्या है कि शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों को ही जो है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी कि एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को भी और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी। और वैसे जो इसमें जो है बाकी के स्टेक होल्डर्स भी आ जाते हैं, इंडिया में तो मिक्स मॉडल ही इम्प्लीमेंट होते हैं,
ठीक है। और जो प्रिंसिपल्स हैं वो यही हैं कि ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, फेयर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जो हमारे इंडियन मॉडल की है। नेक्स्ट जो है वो है पार्टीज टू कॉरपोरेट गवर्नेंस। देखो ये हमने देख भी लिया, पीपल जो हमने वर्ड देखा था उसमें कि कौन कौन से लोग जो है वो रिलेटेड हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस से। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, ऑडिटर, एम्प्लॉइज, कस्टमर, सप्लायर, कम्युनिटी, ये सारे लोग जो हैं वो इंक्लूडेड है। लेकिन जो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट और ऑडिटर ये लोग हैं, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि यही लोग जो हैं वो कॉरपोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रही है कंपनी या नहीं कर रही, वो देखते हैं और करवाते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही जो है देखते हैं, मेन तो रोल इन्हीं का होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, दूसरा मैनेजर्स का होता है। और ऑडिटर का क्या होता है, ऑडिटर को वेरीफाई करनी होती है कंपनीज की डिटेल्स, तो वो फेयरली ऑडिटिंग करे, उनकी वेरीफाई करे ओके एक्यूरेसी की, तो वो फेयरली करे, सारे रूल्स रेगुलेशन कंपनी फॉलो कर रही है नहीं कर रही ये चीज़ बताए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कॉरपोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उसको अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी आती है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को कि अच्छे से हो, वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उनमें सारी चीज़ें अच्छे से हों। तो ये चीज़ करना, ये तो ये तीन तो जो है इसमें पार्टीज, ये क्या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट और ऑडिटर, इनका तो है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना और किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, शेयर होल्डर्स के, एम्प्लॉयज़ के, कस्टमर्स के, सप्लायर्स के और कम्युनिटी के, इनके। तो ये सारे लोग ही जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। बस आपको तो याद रखने नाम की कौन कौन किन किन से रिलेटेड होता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो वो शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, बस एक नाम याद रख लो स्टेक होल्डर। और स्टेक होल्डर में सारे आ जाते हैं वो जो कैसे भी करके, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। देखो इंडिया में कॉरपोरेट गवर्नेंस का क्या मैकेनिज्म है, जो हमने देखा तो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है और सेबी है वो मेन रेगुलेट करती हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 भी गवर्न करता है, प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, इसके लिए। ठीक है। सेबी का तो हमें पता ही कि सेबी रेगुलेट करता है, और सेबी ही ये देखता है कि जो, क्योंकि देखो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉरपोरेट गवर्नेंस की। और इंडिया उस एंग्लो यूएस मॉडल को फॉलो भी करता है जिसमें शेयर होल्डर्स को इम्पोर्टेंस दी गई। अब शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी बॉडी है हमारे इंडिया में, ये चीज़ सबको पता भी होगी, नहीं पता है तो आप जान भी लीजिए कि सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका काम ही ये है। क्योंकि देखो ये क्या मतलब है, सिक्योरिटी एक्सचेंज, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज, इनका क्या मतलब होता है कि जो जहाँ जब स्टॉक मार्केट में डीलिंग होती है ना सिक्योरिटीज में, तो उनको रेगुलेट करना, उनको मैनेज करना। क्योंकि देखो जो कंपनीज हैं, अब वो शेयर होल्डर्स कहाँ से ढूंढेंगी, शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा कहाँ जाके इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो स्टॉक मार्केट की रेगुलेशन सारी कौन देखता है, सेबी देखता है। तो सेबी ही जो मेन जो रेगुलेटर जो कह सकते हैं हम कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए, वो सेबी है इस तरह से। क्योंकि सेबी ही ये देखता है कि कौन कंपनी जो भी रजिस्टर्ड है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, वो अच्छे से डील कर रही है या नहीं कर रही है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट रख रही है नहीं रख रही है, कोई भी वो अनफेयर डीलिंग तो नहीं कर रही है, अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रही है। तो वो सारे काम कौन देखता है, सेबी देखता है। नेक्स्ट जो है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखो ये तो मेन रेगुलेटरी बॉडी होगी। अब जो ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी तो जो इन कंपनीज इनके यहाँ रजिस्टर्ड होती है स्टॉक एक्सचेंज में ही, एक स्टॉक जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये क्या है, स्टॉक एक्सचेंज ही मेनली तो क्या होता है कि जहाँ पे एक मार्केट है, ये लगा लो सिक्योरिटीज़ की, जहाँ पे सिक्योरिटीज का लेन देन होता है। तो अब ये मार्केट है, तो ये अपने यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा, कोई कंपनी इनके यहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, उसको लिस्टिंग ऑफ द कंपनीज भी बोलते हैं। ये हम सिक्योरिटी मार्केट वाली जो यूनिट है उसमें भी करेंगे अच्छे से डिटेल में तो। लेकिन अभी भी आप ये समझ लो कि जो देखो अब स्टॉक एक्सचेंज उसमें कोई कंपनी लिस्ट हो रही है, तो वो लिस्ट होगी कंपनी, तो उसको सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और टाइम टू टाइम ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये देखते रहते हैं कि कंपनीज जो है वो फेयरली डील कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि इनकी कुछ गाइडलाइंस अगर कंपनी उनको फॉलो करती रहेगी तो ये उस कंपनीज उसमें लिस्टेड रहेंगे, अदरवाइज उस लिस्टेड कंपनीज को हटा देंगे, उन कंपनीज को अपनी लिस्ट में से। तो इसलिए ये भी जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस को मैनेज करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आरबीआई है,
आरबीआई तो करता है, ये आरबीआई जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए जो रेगुलेटर है मेनली। तो जो बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी कंपनीज की हो रही है या बैंकिंग कंपनीज की, उनकी सारी उनके उनको रेगुलेट करना। हैज इशूड गाइडलाइन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड कमेटी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक्स, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए फिर आरबीआई है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट हमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो हमने देखा कि जो शेयर होल्डर्स जो हैं वो कुछ लोगों को चुन के जो है हेड बना देते हैं कि भाई आप लोग मैनेज करो कंपनी को, आप देखना, ठीक है। तो अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है ना कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है ना उन्होंने कंपनी में कोई पैसा लगाया हो, ना वो प्रोमोटर से रिलेटेड हो, प्रोमोटर यानी कि जो कंपनी को बनाने वाला बंदा है उससे रिलेटेड हो। तो वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बिल्कुल अलग लोग होने चाहिए ताकि वो फेयरली ट्रीट कर सके। वो अगर जो, क्योंकि देखो जो दूसरे डायरेक्टर्स होंगे ना उनका तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कंपनी में, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, प्रोमोटर हो सकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ चोरी कर सकते हैं। चोरी करने का मतलब कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो अच्छे से काम करता है सिर्फ अपना। तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी जो है वो देखता है, क्योंकि उसका भी तो यही काम हो गया ना कि उसको भी चेक करना है एक तरह से कि कंपनी जो है अच्छे से कंपनी का मैनेजमेंट हो रही है, जो बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या मैनेजमेंट है कंपनी की वो फेयर डील कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑडिट कमेटी। अब देखो ऑडिटर्स, ऑडिट कमेटी यानी कि जो ऑडिटर, आपने ऑडिटिंग में पढ़ भी लिया कि क्या होता है, कि जो लोग ऑडिटर कौन होता है कि वो बंदा जो कि कंपनी के अकाउंट्स जो हैं उनको चेक करता है कि एक्यूरेट हैं, वो उनको वेरीफाई करता है, ये काम करते हैं। तो अब वो ऑडिट कमेटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि कंपनी फेयरली डील कर रही है नहीं कर रही है, चेक करना। तो ये भी चेक करता है ऑडिट कमेटी भी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो विसल ब्लोअर्स। अब देखो विसल ब्लोअर्स क्या होते हैं कि जो लोग ये बता दें कि कुछ ना कुछ अनएथिकल हो रहा है, उसके बारे में पहले से ही इन्फॉर्म कर दे किसी ना किसी को। विसल बजा दें, विसल ब्लोअर वो होता है ना कि विसल ब्लो कर देते हैं वो, यानी कि विसल बजा देते हैं, पहले से ही घंटी बजा देते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है अंदर, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो विसल ब्लोवर्स जो है, विसल ब्लोइंग पॉलिसी कंपनी की होगी, जो अगर जैसे कंपनी ने विसल ब्लोइंग पॉलिसी बना रखी है अपनी, ये बनाना वैसे कंपलसरी भी है कुछ कंपनीज के लिए जैसे, तो विसल ब्लोइंग पॉलिसी होगी तो वो उसमें विसल ब्लोवर्स होंगे और उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए सारी एक्टिविटीज हो रही होंगी उस कंपनी में, जिस कंपनी में विसल ब्लोइंग पॉलिसी होगी। तो इसलिए फिर वो विसल ब्लोवर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग विसल ब्लोवर बनेंगे। यानी कि विसल ब्लोवर बनने का मतलब है कुछ भी अनफेयर होता होगा तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होंगे कि हाँ कुछ अनफेयर हो रहा है तो हम जाके बता सकते हैं, उससे हमें कोई पर्सनली जो है कोई रिवेंज नहीं लेगा हमसे कोई, यानी कि कोई पर्सनली हमें बदला नहीं लेगा, हमें उससे कोई नुकसान नहीं होगा, हम जाके बता देते क्योंकि कंपनी की जो विसल ब्लोइंग पॉलिसी है ना वो बहुत फेयर है। तो इसलिए अगर कंपनी की विसल ब्लोइंग पॉलिसी है तो वो भी देखती है, वो भी चेक करती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो अच्छे से फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कि की रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या क्या होना चाहिए। वो ये जो प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा था, बस प्रिंसिपल्स वो थे कि थोड़े से 4 या 5 प्रिंसिपल्स थे कि फेयरनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो वैसे ही है, देखो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी ना तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकेगा, क्योंकि लीडर यानी कि जो मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो अच्छे लीडरशिप होगी वो। और अच्छा लीडर कौन होता है, जो अपने जो बाकी के जो भी बंदे बच गए यानी कि वो स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉय, सारे अपने जो नीचे के लोग, उन सबको के साथ फेयरली डील करे, सबको सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली एक्टिविटीज़ करें। तो ऐसा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग लीडर होगा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप अच्छे से फॉलो होगी। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट बोर्ड, इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड। अब देखो बोर्ड अगर इंडिपेंडेंट होगा, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे हम यही बात करें कि जो पूरे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं यानी कि सारे ही लोग वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे। जो प्रोमोटर्स है वो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे होंगे, कोई मैनेजमेंट है, कोई शेयर होल्डर्स उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो अच्छे से अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। तो वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे होंगे तो वो ऐसे केस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने की मतलब उनके अंदर वो चीज़ बढ़ेगी। वो उनको ये नहीं होगा कि, क्योंकि देखो प्रोमोटर्स अगर उनको कोई दबाव डालेंगे तो उनको प्रोमोटर्स की तरफ देखना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। तो ऐसे में वो कुछ अनफेयर डीलिंग भी करने के लिए भी उनको फोर्स कर सकते हैं प्रोमोटर्स।
तो वो क्योंकि वो अपना फ़ायदा देखेंगे ना, प्रोमोटर्स और जो इंटरनल लोग हैं वो तो इसलिए वो अगर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं अपना, मैं तो वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होगी। ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर होगा, ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मेन वही है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर तो अच्छे से होना चाहिए, यानी कि सारी चीज़ें कुछ भी छुपा के नहीं रखना होता है। अकाउंटेबिलिटी सही से फिक्स होगी सबकी कि कौन किसके लिए उत्तरदायी है, कौन जिम्मेवार है। अकाउंटेबिलिटी होती है कि जिम्मेवारी किसकी बनती है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से है कंपनी में, ये तो उसके वही प्रिंसिपल्स तो फॉलो करने ही है। शेयर होल्डर्स राइट, शेयर होल्डर का राइट अच्छे से प्रोटेक्ट हो रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी अच्छे से अपनी फुलफिल कर रही है, जो सोसाइटी या फिर इन्वायरमेंट उनके लिए जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी अच्छे से फुलफिल कर रही है, यानी स्टेक होल्डर्स के लिए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है किसी कंपनी में, तभी हम ये बोल सकते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को वो जो है इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया है उस कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट जो ये हमारा टॉपिक है ये है इनसाइडर ट्रेडिंग। देखो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, लेकिन ये हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वो साथ में ही डील करता है, क्योंकि जो भी देखो स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में जो भी चीज़ें होती हैं तो उसमें यही होता है ना कि फेयरली डील करे कंपनी, क्योंकि पब्लिक पैसा लगा रही है कंपनी में। तो पब्लिक अगर पैसा लगा रही है तो उस पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो इनसाइडर ट्रेडिंग है ना, ये एक बहुत ही अनएथिकल या इलीगल बिहेवियर है कंपनीज के इंटरनल मैनेजमेंट का, जो कि क्या करते हैं, जिनको इंटरनल इन्फॉर्मेशन कंपनी की पता होती है ना, तो वो उन इन्फॉर्मेशंस के बेस पे स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि देखो अगर उनको ये पता है कि शेयर की वैल्यू गिरने वाली है, क्योंकि वो कंपनी के मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको तो पता होता है कि अब कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है या अब आगे जाके क्या होने वाला है, क्योंकि कंपनी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। तो अब उनके पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो अगर वैल्यू गिरने वाली है शेयर्स की तो वो शेयर्स के पहले ही बेच देते हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ऐसी जो एक्टिविटी है उनको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। या ऐसा हो कि उनको ये लग रहा हो कि हाँ कंपनी ने ना कोई प्रोजेक्ट साइन कर रखा है, उसकी वजह से है ना कंपनी की आने वाले दिनों में शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो बढ़ने वाली होती है, उससे पहले ही शेयर्स जो है खरीद लेते हैं बहुत सारे ताकि उनकी वैल्यू बढ़ जाए। तो ऐसे जो ट्रेडिंग होती है उसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, यानी कि जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है उनके बेस पे ट्रेडिंग करना। तो ये अनफेयर है, क्योंकि इससे जो जनरल पब्लिक है उसका तो नुकसान हो रहा है, उनको तो इन्फॉर्मेशन अब पता नहीं है, तो उनको तो उनका तो नुकसान हो रहा है, और जिनको फ़ायदा वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, और जो हम सेबी है और जो कंपनी एक्ट है वो इसको रेगुलेट भी करता है, और ये देखता है कि कोई भी उसके एक्शन भी लिया जाता है अगर इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं तो, ठीक है। वैसे इनसाइडर ट्रेडिंग इसमें ये भी है कि लीगल भी होती है कुछ। वो लीगल कैसे होती है कि अगर मैनेजमेंट को पता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक को भी पता है, तो तब वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो वो नहीं होती। लेकिन वो फिर इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट भी नहीं होती वैसे, बस वो वैसे ही कुछ बुक्स में लिखा होता है लीगल इलीगल, क्योंकि इनसाइडर का मतलब ही ये है कि अंदर की है वो, सिर्फ बाहर के किसी लोगों को पता ही नहीं, अंदर की इन्फॉर्मेशन है सिर्फ कंपनी के, ठीक है। तो वो बाहर को तो पता ही नहीं, तो वो अंदर की इन्फॉर्मेशन, इनसाइडर नाम से ही होगा ना कि इनसाइड की इन्फॉर्मेशन से उनके बेस पे डील करना, ठीक है। तो वो होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। अब देखो रेटिंग एजेंसी जो कॉरपोरेट गवर्नेंस को देखती हैं, अब देखो ये रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं, ये देखती है कि कौन कौन सी कंपनीज कितना अच्छे से कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही हैं, ठीक है भाई, अच्छे से फेयर डीलिंग, ये सारी चीज़ें कौन कौन सी कंपनी कर रही है, किस लेवल का कर रही है, उसी हिसाब से वो रेट देते हैं कंपनीज को, ठीक है। तो जैसे कि वैसे भी रेट देते हैं ना कि जैसे कंपनीज को रेट, यही मूडीज़ की रेटिंग आपने सुनी भी होगी अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे तो, अ, और वैसे भी कुछ सब्जेक्ट्स में आती भी है कॉमर्स वालों के तो देखो ये क्या होती हैं, ये वही कि भाई ये देना, रेट्स देना कंपनीज को कि कौन सी कंपनी जो है वो अच्छे से कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही है। तो उसके लिए ये कुछ एजेंसीज हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सर्विस ISS, ये ग्लोबल लीडर है, प्रोवाइड कॉरपोरेट गवर्नेंस रेटिंग, रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज देता है। ये देखते हैं, ये रिसर्च करके देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करे, उसके हिसाब से जो है रेटिंग देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो है ये है गवर्नेंस मैट्रिक्स इंटरनेशनल, GMI, ये भी रिसर्च और रेटिंग एजेंसीज हैं। नेक्स्ट जो मूडी, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, ये मूडी भी क्रेडिट रेटिंग देती है। ये क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि क्रेडिट देने के लिए ये कंपनी कितनी कैपेबल है, यानी कि इसमें इन्वेस्टर्स को अपना पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उसके लिए। तो अब वो इसमें वो कॉरपोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस भी देखती है कि, और कॉरपोरेट गवर्नेंस को की प्रैक्टिसेस को भी रेट देती है। क्योंकि देखो, कोई इन्वेस्टर है वो पैसा लगाएगा किसी कंपनी में, तो वो ऐसी कंपनी में ही लगाना चाहेगा ना जो अच्छे से कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही हो। क्योंकि कल को उसका भी तो पैसा लगेगा, तो वो अगर अनफेयर, पहले से ही अनफेयर डील कर रही है, तो उसका पैसा डूब सकता है या उसको कुछ नुकसान हो सकता है, वो उसके पैसे का गलत यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर ये देखेगा कि कौन सी, वो इन एजेंसीज की रेटिंग देखेगा कि ये एजेंसी जो हैं ये उस कंपनी को क्या रेट दे रही है कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में। तो इसलिए ये जो मूडीज इन्वेस्टर्स हैं, S&P ग्लोबल रेटिंग है, ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग का वही मतलब होता है कि क्रेडिट दे रहे हो आप, क्रेडिट यानी कि उधार दे रहे हो अगर कंपनी को, यानी कि पैसा लगा रहे हो आप कंपनी में, तो वो कौन सी कंपनी सही है उसके लिए, कौन सी नहीं है, उसकी रेटिंग देना, उसकी कैसी क्रेडिट वो है, वर्दीनेस है कंपनी की, कैसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस कैसी चल रही हैं, कंपनी आपका पैसा मतलब वो क्रेडिट लेने के लायक है या नहीं है, कि वो सारी चीज़ें बताना, तो वो क्रेडिट रेटिंग होती है। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी कॉरपोरेट गवर्नेंस को की रेट को भी रेटिंग देती है। और ये स्पेसिफिकली ये और भी हैं जो, जैसे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स सर्विस और गवर्नेंस मैट्रिक इंटरनेशनल। ठीक है, बस आपको इनके नाम याद रखने, रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट ये विसल ब्लोइंग, ये हमने पहले देख भी लिया, इसका मतलब तो कि जो भी इलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं उसके बारे में बताना। अब वो बताना जो है वो किसी को भी बताया जा सकता है, किसी को भी बताने का मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकती है विसल ब्लोइंग। इंटरनल विसल ब्लोइंग का मतलब है कि कोई एम्प्लॉय जाके मैनेजमेंट को कोई बात बता के आता है, ठीक है, अपने सुपरवाइजर को बताना है, यानी कि इंटरनली बताना। और एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग क्या होती है कि जब एम्प्लॉय बाहर के किसी बंदे को बताए कि कंपनी की मैनेजमेंट में या कंपनी में कोई लोग ऐसे गलत कर रहा है, वो बाहर का लोग, जैसे कोई रेगुलेटरी एजेंसी को जाके बता सकता है, जैसे कि हमने देखा सेबी को जाके बता दे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, किसी भी बाहर के लोग को जाके बता दे, यानी कि लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनको बता दे, मीडिया को जाके बता दे, तो वो तो होगी एक्सटर्नल, यानी कि बाहर जाके विसल ब्लो की। और इंटरनल का मतलब है अंदर ही, यानी कि मैनेजमेंट को जाके बताइए, अपने सुपरवाइजर्स को जाके बताया, ठीक है। वो इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है विसल ब्लोइंग। दूसरी है पब्लिक इंटरेस्ट विसल ब्लोइंग और पर्सनल विसल ब्लोइंग। देखो नाम से ही क्लियर है, देखो पर्सनल विसल ब्लोइंग का मतलब कि खुद के एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ अनफेयर हुई है, तो वो पर्सनल ग्रीवेंस के लिए, इनके अपने खुद के नुकसान की भरपाई के लिए वो जाके किसी को बता रहा है कोई बात, तो वो तो होती है पर्सनल विसल ब्लोइंग। पब्लिक इंटरेस्ट विसल ब्लोइंग यानी कि पब्लिक जो उस सिर्फ उसको अफेक्ट नहीं कर रही है, बाकियों को भी अफेक्ट कर रही है, या फिर जो कंपनी है, जैसे कोई कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हो रहा है, और कंपनी उसको जानबूझ के छुपा रही है उसकी सारी चीज़ें गवर्नमेंट से या रेगुलेटरी अथॉरिटीज से, तो तब जाके कोई उनको जाके बताया ये बात कि भाई कंपनी में ऐसे हो रहा है, कोई एम्प्लॉय जाके, तो उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट विसल ब्लोइंग बोलेंगे, कि जो कि पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, जो के इंटरेस्ट के लिए उसने वो आगे बात बताई है, ठीक है। तो ये होती है, बस है हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस का, जिसका हमने ये पार्ट कर लिया था, और ये पार्ट हम आज करेंगे। लेकिन जो ये सेकंड पार्ट है, इसमें कुछ जो टॉपिक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन एंड देयर रोल, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड मीटिंग्स एंड बोर्ड कमेटी, ये चीज़ें हमने जो कंपनी लॉ है हमारा उसमें कर ली थी, उसमें ये सारी चीज़ें आ गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, उनके रोल्स, ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर कर ली थी, इसलिए हम ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो बाकी का रिमेनिंग सिलेबस है वो कर रहे हैं, इसके लिए आप वही वीडियो देख सकते हो, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। देखो इंडिया में कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन रेगुलेट करता है, तो वो चीज़ देखते हैं। देखो जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस को मेनली लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है, क्योंकि उससे पहले जो था वो कॉरपोरेट गवर्नेंस वॉलंटरी कॉरपोरेट गवर्नेंस था, लेकिन उसके बाद कुछ और इसमें चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ कंपल्सन भी ऐड किया गया है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविज़न है, मैंडेटरी ऑडिट कमेटी
हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, कंपलसरी है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एक नहीं बल्कि वो जैसे 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ऐसे प्रोविज़न था, कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा था हमने। और ऑडिट कमेटी बनानी कंपलसरी, ऑडिट कमेटी होना कंपलसरी, अपॉइंट करना। ऑडिट कमेटी कौन सी? जिसमें बहुत सारे ऑडिटर होंगे जो कि ऑडिटिंग करेंगे, कंपनीज के अकाउंट्स को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वो सही है या नहीं है, ताकि जो है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, जैसे P&L, बैलेंस शीट वगैरह, जो भी कंपनीज के अकाउंट्स बनते हैं, उन अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी आ सके, ताकि वो सही चीज़ें दर्शा सके कंपनी के बारे में। तो उन चीज़ों के लिए ऑडिट कमेटी का होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना जरूरी है, और ये प्रोविजंस किस में डाले गए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 में। इसके अलावा सेबी की लिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, वो भी कॉरपोरेट गवर्नेंस को एनहांस करने के लिए जो है इंडिया में इसके लिए है लिस्टिंग रेगुलेशंस सेबी की, जो कि 2017 में आई थी, ये हम आगे भी देखेंगे डिटेल में। और भी नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस हैं, बस आपको याद रखना है कि कौन कौन सी इंडिया में इनके लिए रूल्स रेगुलेशन है कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए। तो कंपनीज एक्ट 2013 है, सेबी है जो कि मेन बॉडी है जो कॉरपोरेट गवर्नेंस को रेगुलेट करती है। इसके अलावा नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस है। नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस का मतलब है कि वॉलंटरी, देखो नाम से ही क्लियर है कि अपने आप बिजनेसेस करना चाहते हैं, और अपनी जो वो कॉरपोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस हैं उनको वॉलंटरीली फॉलो करना चाहते हैं। और जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी, यानी कि कंपनीज की जो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे कि सोशल अपने आसपास की कम्युनिटी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, लोकल रिसोर्सेज को बचा के रखना, सस्टेनेबली उनको यूज करना, तो उन सब के लिए वॉलंटरी गाइडलाइंस भी इशू करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है। इसके अलावा कॉरपोरेट गवर्नेंस स्कोर कार्ड, ये जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने लॉन्च किया 2019 में। इसमें क्या है कि जैसे रेटिंग देते हैं कंपनीज को, वैसे ही इस स्कोर कार्ड में कंपनीज की लिस्ट होगी कि कौन सी कंपनी जो है वो अच्छे से कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है। टॉप लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया में कौन सी हैं, ये वो उसकी लिस्ट देता है, हमें स्कोर कार्ड देता है कंपनीज का। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस स्कोर कार्ड है एक, जो कि एनहांस करता है कॉरपोरेट गवर्नेंस को इंडिया में। ठीक है। और इन सब की वजह से ही जो इंडिया का रैंक है कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में, वो अभी रिसेंटली 43 रैंक आया था इंडिया का आउट ऑफ 190 कंट्रीज। देखो ये 43वां रैंक आया 190 कंट्रीज में से कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में इंडिया का। तो लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंडिया में कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने के लिए। और वो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले तो यही है कि जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए कोई भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है अच्छे से फॉलो हो रही। तो इसलिए ये एक चैलेंज है जिसके लिए काम भी कर रहे हैं सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक लूप होल्स हैं उनके रेगुलेशंस में, रूल्स में। तो इसलिए वो एक ये चैलेंज है जो कि इफेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट होने से जो है रोकता है इंडिया में। दूसरा है एनहांस द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रोल को एनहांस करना, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो अपॉइंट तो कर लेते हैं कंपनीज, लेकिन उनको इतने पावर नहीं देते जितने कि जो दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। तो इसलिए वो एक, जैसे ये कह सकते हैं हम, एक सिर्फ एक पपिट की तरह उनको अपॉइंट कर लेते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी काफ़ी कंपनीज। तो इसलिए वो उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ट्रू इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना कि सच में वो इंडिपेंडेंस हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि वो अपनी मर्जी से सारे काम कर रहे हैं, वो सही से देख रहे हैं कि कंपनीज के जो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या कंपनी की मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही। ये काम वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने इंडिपेंडेंट होके कर रहे हैं, ये चीज़ भी एक चैलेंज है इंडिया में। ठीक है। दूसरा है प्रमोटिंग बेटर डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस, क्योंकि देखो डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि डिस्क्लोज करना सारी चीज़ें, जैसे कि ये वो डिस्क्लोज करना कि कंपनी अच्छे से ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर रही है, कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है, जैसे कि अपने फाइनल अकाउंट्स को डिस्क्लोज करती है, पब्लिक को दिखाती है कि कितने उनके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितनी उनके
परफॉर्मेंस रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना। लेकिन वो जो डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस हैं वो इतने अच्छे से फॉलो नहीं हो रही है। अगर वो डिस्क्लोज कर रहे हैं तो वो कुछ उसमें जैसे विंडो ड्रेसिंग करके डिस्क्लोज करते हैं, या कुछ चीज़ें नहीं करते, दिखाते नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम है एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की। क्योंकि देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यही है कि जो भी काम हो रहा है कंपनी में वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से हो, जिसमें कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की भी प्रोटेक्शन के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन हो, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन हो, शेयर होल्डर्स के, कस्टमर्स के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन हो, लोकल कम्युनिटी के, इन्वायरमेंट के, तो सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के कंपनी अपना काम करे, तो वो होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये चीज़ें अगर कंपनी अपने फ़ायदे के लिए, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्ट ये रूल्स तो बना दिए, सेबी की गाइडलाइंस है, कंपनीज एक्ट 2013 की है, आईसीआई की गाइडलाइंस है, तो उन सबको कंपनीज कितना अच्छे से फॉलो कर रही है, वो अभी भी इतना 100% उनको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को के इम्प्लीमेंटेशन में इसीलिए 43 रैंक, वरना और भी कम ज़्यादा मतलब कम हो सकता था ये रैंक। जैसे कि 10 से के अंदर आता तो हम ये मानते कि हाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्कुल अच्छे से फॉलो हो रहा है इंडिया में। लेकिन फिर भी काफ़ी कम कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अच्छी रैंक है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी नहीं कह सकते हम, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेज अभी भी हैं। ठीक है, अब देखो कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं जो कि कॉर्पोरेट ये जो सेबी ने अपने गाइडलाइंस में बताई है कि ये डिस्क्लोजर जो है प्रैक्टिसेस कंपनीज को फॉलो करनी है। डिस्क्लोजर यानी कि अब दिखाना, डिस्क्लोज करना, दिखाना, अपने अकाउंट्स दिखाना जैसे, तो इसीलिए बहुत सारे डिस्क्लोजर होते हैं, जैसे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कंपनी डिस्क्लोज करती हैं। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें कंपनी जो है इनकी इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में जो है वो डिस्क्लोज करती है कि कंपनी की ये पोजीशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसी है। क्योंकि देखो जनरल पब्लिक ही इन्वेस्ट करती है कंपनीज में, तो उनको पता होनी चाहिए ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनीज की, कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो कैसी है, ताकि वो उनको एनालाइज कर सके, फिर देख सके कि हाँ उनके लिए प्रॉफिटेबल है इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना या नहीं है। तो इसलिए फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करना कंपलसरी है कंपनीज के लिए। और दूसरा है कॉरपोरेट गवर्नेंस, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं बेसिकली उनके लिए हैं ये चीज़ें, जो ज़्यादा टर्नओवर होता है जिनका, मेनली जो 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होता है वो कंपनीज, और दूसरी जो है जिनका जो पब्लिक कंपनी है, जो पब्लिक जिनमें पब्लिक जिसके शेयर्स में इन्वेस्ट करती है जनरल पब्लिक, तो वो। नेक्स्ट जो है वो है कॉरपोरेट गवर्नेंस डिस्क्लोजर। देखो कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो हैं वो कितनी अच्छे से फॉलो हो रही हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या कंपोजिशन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं या नहीं है, क्योंकि ये देखो कॉरपोरेट गवर्नेंस का ही पार्ट है। क्योंकि ये जितने अच्छे से होंगे, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गए, वो अपने अच्छे से काम कर रहा होगा, तो वो कॉरपोरेट गवर्नेंस का ही एक पार्ट है। तो इसलिए वो कॉरपोरेट गवर्नेंस जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वो इंडिपेंडेंस, डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस, वो सारी कितने अच्छे से कंपनी कर रही है फॉलो, तो वो सारी चीज़ें भी डिस्क्लोज करना, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन, कि ये बताना कि हाँ हमारे यहाँ पे इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, हमारी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनकी ये पावर्स पोजीशंस हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना। ठीक है, बोर्ड कमिटीज़ की क्या फंक्शनिंग है, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें बताना। इसके अलावा है इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर। इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर का क्या मतलब है कि देखो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर तो था कि जितना भी एक साल में, जितना भी जैसे कि जितने प्रॉफिट और लॉस हुए एक साल में, क्या पोजीशन थी कंपनी रही है, कंपनी की एसेट्स लाइबिलिटीज़ की, वो होता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, उसको डिस्क्लोज करना, वो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर हो गया। इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर क्या हो गया कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ, इवेंट होने का मतलब है जैसे मर्जर या एक्विजिशन हुआ, तो ये एक इवेंट हुआ है, कुछ घटना होना, तो यानी कि मर्जर एक्विजिशन कोई घटना हुई, उसकी इंफॉर्मेशन से डिस्क्लोज करना। फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज करना, चेंज हुआ मैनेजमेंट में कोई, तो वो डिस्क्लोज करना। कोई मतलब मटेरियल इवेंट्स जिनको हम बोलते हैं, मटेरियल इवेंट्स क्या होते हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं कंपनीज में, इम्पोर्टेंट घटनाएं होती है जिसकी वजह से कंपनी की मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ता है, कंपनी की वर्किंग पे, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखो मर्जर एक्विजिशन, इनसे कंपनी की मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ता है,
कंपनी की इंटरनल स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे जो इवेंट्स हैं उनको डिस्क्लोज़ करना पब्लिक में ये ज़रूरी है इंडियन कंपनीज़ को। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। देखो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होती है, सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी ही क्या होती है। देखो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आज के ज़रूरतों को इस तरीके से पूरे करना ताकि फ्यूचर की जो ज़रूरतें हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, यानी कि अपने जो रिसोर्सेज है उनको इतने अच्छे से यूटिलाइज करना कि आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, प्रेजेंट की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और फ्यूचर के लिए भी बच जाए। तो यानी इसमें फिर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना है हमें, क्योंकि देखो आज हम अगर इन्वायरमेंट को अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, अपने आज के प्रेजेंट के फ़ायदे की वजह के लिए हम इन्वायरमेंट को बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब कर देंगे तो फ्यूचर में फिर नुकसान होगा उसी चीज़ का, तो वो फिर सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी फिर वो चीज़ आ जाएगी कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना, हमें हमारे आज की ज़रूरतें इस तरह से पूरी करनी कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। दूसरा जो है सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो, सोशल सस्टेनेबिलिटी आ जाती है कि जो जनरल पब्लिक है, जो सोसाइटी है, उसको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो उनसे रिलेटेड फिर जो एक्टिविटी कंपनी करती है सस्टेनेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, जो कंपनी काम करती है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है कंपनीज, और सोशल सस्टेनेबिलिटी को कैसे जो है एनहांस कर रही है, तो वो सारी चीज़ें बताना, उनकी रिपोर्टिंग देना, ये भी सेबी ने रिकमेंड किया था। जो अपनी लिस्टिंग कंपनीज़ के लिए, लिस्टेड कंपनीज़ का वो प्रोविज़न है उस जो 2017 में आया, जो हम आगे देखेंगे भी, उसमें ही सेबी ने बताया कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को डिस्क्लोज, मतलब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी कंपलसरी, यानी कि सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटीज़ को डिस्क्लोज करना कंपनी के लिए ज़रूरी है उनके एनुअल रिपोर्ट्स में। और इसमें देखो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी और ये गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ये सारी आ जाती हैं, ESG भी बोलते हैं हम इसको। तो ये कंपलसरी है कंपनीज़ के लिए। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्लोज़र। देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्लोज़र का मतलब है जो भी ये डिस्क्लोज़र हैं, जैसे कि अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि फाइनेंशियल डिस्क्लोज़र, जो कि फाइनल अकाउंट्स को डिस्क्लोज़ करना कंपनीज़ के सामने, वो सॉरी जनरल पब्लिक के सामने, इवेंट्स को डिस्क्लोज़ करना जनरल पब्लिक के सामने, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली डिस्क्लोज़ करनी है, ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्लोज़र का यही मतलब है कि जो भी डिस्क्लोज़र है कंपनी के, जो भी डिस्क्लोज़ करने हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबलाइजेशन और कॉरपोरेट गवर्नेंस। इसका क्या मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉरपोरेट गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट आया है। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक दूसरी कंट्री अपने कैसे आपस में जुड़ रही है, यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है, ग्लोब जो है पूरा, यानी वर्ल्ड जो है वो आपस में कितना जुड़ा हुआ है, आपस में कितना इंटरलिंक्ड है, तो वो सारी चीज़ें। क्योंकि देखो आज के टाइम में हर जो कंट्री है वो मतलब बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकती, वो सारी दूसरी कंट्रीज से जुड़ी हुई हैं, तो उनके बिजनेसेस जो, उनकी कंपनी जो है वो भी आपस में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है, तो इसलिए वो ही ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है आने से, ग्लोबलाइजेशन अभी प्रमोट हुआ है और 1991 की जो पॉलिसी है उसके बाद इंडिया में ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, क्योंकि उसमें है भी ना LPG में जी का मतलब ही ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट आया है, देखो ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आया, सबसे पहले अडोप्शन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अडोप्शन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का मतलब, क्योंकि देखो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो ये कि जो इंडिया में ही जो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना, लेकिन जब कंपनीज दूसरे देशों में भी जाके अपना बिजनेसेस करती हैं तो उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि फिर तभी वो जो है किसी कंट्री, दूसरी कंट्री में अगर एस्टेब्लिश होंगी तो वहाँ की रूल्स रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर 4-5 कंट्रीज़ में है, 10 कंट्रीज़ में, तो उन सब की रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, जिससे कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो कर सके, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कर सके, ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि कंपिटिटर्स उनके, अगर वो ग्लोबल लेवल पे ट्रांजैक्शंस करती है कंपनी, ग्लोबल लेवल पे अपना बिजनेस करती है, तो कंपटीशन भी उनका बढ़ जाता है, तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से ही उनको फिर वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, ये वही हो गया कि अगर एक दूसरे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन का मतलब है दूसरे देश के साथ ट्रांजैक्शंस कर रही है कंपनी अगर, तो उसको अपने जो उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उनमें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी फॉर्मेलिटीज है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंस एंड डिस्क्लोजर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन नीड्स टू अधेयर ग्लोबल डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेज, जिनको बोलते हैं जो बेस्ट से बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेज है और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना जरूरी है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के टाइम पे। शेयर होल्डर एक्टिविज्म नेक्स्ट है। ये देखो शेयर होल्डर एक्टिविज्म का क्या मतलब है, क्योंकि देखो अब जो शेयर होल्डर्स हैं जब ग्लोबल कंपनी बन जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि दूसरे देशों के इन्वेस्टर्स भी आके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वे भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। और ये अगर जब वो दूसरे देशों के शेयर होल्डर्स पैसे मतलब लगाएंगे किसी कंपनी में, तो वो यही चाहेंगे कि वो बेस्ट से बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉलो करे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ताकि प्रोटेक्ट रहे। वो ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो इसलिए फिर इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एनहांस हुई है कॉर्पोरेट ये शेयर होल्डर एक्टिविज्म की वजह से। जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब कि वे इंस्टीट्यूट्स जो कि दूसरे देश की जो कंपनीज हैं उनमें जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपना, तो वो ये देखेंगे ना कि सबसे ज़्यादा अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस किन कंपनीज में फॉलो हो रही है, किस देश की कंपनी में फॉलो हो रही है, तो वो वहीं जाके करेंगे इन्वेस्ट अपना पैसा। तो इससे भी जो शेयर होल्डर एक्टिविज्म है इसकी वजह से भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है एनहांस हुआ है, बढ़ा है। इंटरनेशनल रेगुलेशन नेक्स्ट है। देखो इंटरनेशनल रेगुलेशंस, अब जब ग्लोबलाइजेशन में आती हैं कि ग्लोबल लेवल पे अपना बिजनेस करती हैं, तब उनको इंटरनेशनल रेगुलेशंस भी फॉलो करनी पड़ती है। जैसे यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड हो गया, ये सार्बेन्स ओक्सले एक्ट, ये फॉलो करने पड़ते हैं कंपनीज को। अब देखो जब इंडिया में है वो तो सिर्फ उनको इंडिया की जो रेगुलेशंस है वो फॉलो करनी पड़ रही है, लेकिन जब वो यूके में जैसे ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ के जो गवर्नेंस कोड हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। यूएस में जाएंगे तो यूएस में जो कोड्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। इसी तरह से सबके जैसे जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं वो सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंपनीज को फॉलो करनी पड़ती है। इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ज़्यादा इम्प्रूव होता है, क्योंकि जितना अच्छे से वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगी तभी वो उन कंट्रीज़ में जो है वो कंपनीज इस्टेब्लिश हो सकती हैं और सर्वाइव कर सकती है, अपना बिजनेस कर सकती हैं। तो इसलिए ही जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इम्प्रूव होती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट है प्रेशर फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर। ये वही है जैसे शेयर होल्डर वो था एक्टिविज्म की, शेयर होल्डर्स जो है वो खुद से ऐसे चाहते हैं कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो हो रही हों, ठीक है। क्योंकि तो वो इसलिए ही वो ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की, एथिकल डिसीजन मेकिंग हो कंपनी में, तक जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वो इंक्रीज हुई हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के ऊपर, ठीक है। और इसीलिए जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उनको फॉलो करना शुरू किया है उन्होंने, ताकि कंपटीशन को वो मीट कर सके, कॉम्पिटिटिव रह सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो अपनी बना सके मार्केट में। अब देखो नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्या क्या रिफॉर्म्स जो है आए हैं अब तक किए गए हैं जो इंडिया में। देखो सबसे पहले और सबसे बड़ा तो यही है कि कंपनीज एक्ट 2013 में, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 है, इसी में बहुत सारी जो है वो कंपल्सन की गई है, बहुत सारे प्रोविजंस डाले गए हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एनहांस करने के लिए हैं। जैसे कि हमने देखा पीछे भी कि डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फिक्स की गई है, ऑडिटर होना चाहिए ये फिक्स की गई है, इंडिपेंडेंस डायरेक्टर होने चाहिए वो चीज़ फिक्स की गई है, शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म की शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं यानी कि जो थोड़ा जिनका शेयर है, जैसे कि कंपनीज में जैसे कि किसी का मान लो 51% किसी एक पार्टी ने ले रखा है, तो जो बाकी के बच गए वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे जिनका 49% से यानी कि 50% से कम का जिनका इंटरेस्ट है, तो उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना, जो
स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, ये लगा लो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इन सब के लिए जो है कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजंस डाले गए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, जो हम पीछे भी बात कर रहे थे सेबी का, जो कि लिस्टिंग से रिलेटेड है कंपनीज के, वो क्या है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 था ये, मैं जो 17 बोल रही थी, आप इसको करेक्ट कर लेना। आपको ये याद रखना है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म ये भी है LODR, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको। LODR रेगुलेशंस क्या है, किससे रिलेटेड है, देखो LODR क्या है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजिंग रिक्वायरमेंट्स। ये 2015 में आई थी, किसने इंट्रोड्यूस की, सेबी ने, ठीक है। और इनमें क्या है कि जो भी कंपनी लिस्ट करवाना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्ट होने का मतलब है रजिस्टर्ड करवाना चाहती है अपने आप को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है जहाँ पे एक ऐसी मार्केट जहाँ पे शेयर्स में डील होती है, शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। तो अब जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, NSE BSE, तो इनमें लिस्ट होने के लिए कंपनी को कौन कौन सी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो जो है इसमें बताया था LODR में, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और इसमें जैसे कि इसमें जो मेन जो है वो है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इनसे रिलेटेड कंपल्शन जैसे डाली गई थी, ठीक है। आपको बस ये इतना याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, किससे रिलेटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन भी डाला गया है कंपनीज एक्ट 2013 में भी, और 2017 में इसको मैंडेटरी कर दिया गया हर लिस्टेड कंपनी के लिए, जो भी कंपनी लिस्ट हो रही है यानी कि रजिस्टर्ड हो रही है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि क्योंकि देखो लिस्टिंग होने का मतलब है अब उस कंपनी के शेयर्स में पब्लिक इन्वेस्ट कर सकती है, जनरल पब्लिक। तो इसीलिए जो है उनको फिर ये ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि अब उनको जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं। तो इसीलिए 2017 में ही ये कंपल्सन किया गया था कि एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए कंपनी में, और 2 जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए किसी भी पब्लिक कंपनी में। जो भी पब्लिक कंपनी होती हैं जो लिस्ट करवाती हैं अपने आप को, यानी कि रजिस्टर्ड करवाती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। नेक्स्ट जो है वो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये बनाया गया 2016 में, ताकि जो है ये जो भी कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स होते हैं आपस में, कोई भी कॉरपोरेट लड़ाई झगड़े होते हैं यानी कि डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको अच्छे से सेटल किया जा सके, उनके लिए है ये कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और इससे अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हुई है कंपनीज की, कि उनकी जिम्मेवारियां इंक्रीज हुई हैं कि वो अच्छे से काम करें अपने सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में। क्योंकि कोई भी स्टेक होल्डर के साथ वो कोई भी जैसे डिस्प्यूट होता है तो फिर वो इस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाता है, ठीक है। ये कोर्ट है कंपनी की जो भी डिस्प्यूट्स है उनको सेटल करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन। जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें ही ये प्रोविजन डाला गया है कि हर कंपनी को जो भी विसल ब्लोवर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो है पॉलिसीज बनाना जरूरी है कंपनीज को, कि जो भी रिपोर्ट करते हैं, जो भी कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में बताते हैं अपने सीनियर्स को या आउटसाइडर्स को, किसी को, वो पहले से ही विसल बजा देते हैं कि हाँ कुछ गलत हो रहा है कंपनी के अंदर। तो ऐसे लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है ताकि उनको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे कोई भी, जो जिनके बारे में वो, जो कोई गलत कर रहा है उनके बारे में अगर कोई डिस्क्लोज करेगा तो वो सीधी सी बात है कि उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनके इंटरेस्ट को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाना कंपल्सरी है कंपनीज़ के लिए, ठीक है। तो ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, ये भी जो है ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो इंडिया में कॉरपोरेट गवर्नेंस को इंक्रीज करने के लिए जो लाए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कॉरपोरेट CSR जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, देखो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से ही क्लियर हो जाता है अगर आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो कॉरपोरेट का मतलब कंपनीज की,
सोशल का मतलब सोसाइटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेवारी, यानी कि जो कंपनीज की सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, जिस सोसाइटी से वो इतनी सारी चीज़ें लेती हैं, जैसे ये रिसोर्सेज ले रही है, मैन पावर वहाँ से ले रही है अपनी, उसको जो है कस्टमर सोसाइटी से मिल रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि जो है सोसाइटी के को नुकसान ना हो। अब सोसाइटी में क्या आता है, सोसाइटी में जनरल पब्लिक आती है, ठीक है, गवर्नमेंट आती है, इन्वायरमेंट आता है, तो ये सारे लोग, जैसे ये जनरल पब्लिक होगी या गवर्नमेंट हो गया, और जो है इन्वायरमेंट हो गया हमारा, ठीक है, तो इन सब को के लिए कंपनीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, वो हमें बताती है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे पहले वॉलेंट्री था, वॉलेंट्री का मतलब है कंपनीज खुद से ही ये सोचती थी कि कुछ वो फिलेंथ्रोपिक, देखो वर्ड होता है फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक का क्या मतलब है कि जन कल्याण के लिए कोई काम करना। तो कंपनीज पहले फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ वैसे ही करती थी, जैसे ये नहीं करते कि दान देते हैं कंपनीज कहीं पे, जैसे पार्क बना दिए सोसाइटी के लिए, तो वो उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही हिस्सा होता है। हॉस्पिटल्स बना दिए, तो ये सारी चीज़ें होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो ये काम कंपनीज वैसे भी खुद से करती थी, जैसे टाटा ही देख लो, कितना सारा जो टाटा ट्रस्ट में उसका सारा प्रॉफिट जाता है, ठीक है, तो वो सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कोई कंपल्सन की ज़रूरत ही नहीं है, वो पहले से ही करते आ रहे थे। लेकिन ये कंपनी एक्ट 2013 में कि सेक्शन 135 में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, या उनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है किसी भी साल का, उनका जो है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के का, अगर उनका ये चीज़ है, उनकी 500 करोड़ से ज़्यादा का उनकी नेटवर्थ है, टर्नओवर उनका 1000 करोड़ है, यानी कि सेल्स, उनकी सेल होती है टर्नओवर, और नेटवर्थ यानी कि उनका जितना भी अभी तक उनकी संपत्ति की वैल्यू है वो 500 करोड़ से ऊपर है, और उनका प्रॉफिट अगर 5 करोड़ से ही ऊपर है, तो उनको कंपलसरी है कि जो भी उनका एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का, उसका 2% जो है उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देना पड़ेगा अपना 2% उस प्रॉफिट का। जैसे कि मान लो किस पिछले सालों में, जैसे एक साल में 6 करोड़ हुआ, एक में 4 हुआ, मान लो एक में 5 हुआ, तो वो 5 से ऊपर हो गया, तो उसको कंपलसरी तो है ही कि उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इनका एवरेज निकाल के, पिछले 3 सालों का एवरेज निकाल के, जैसे 15 आ गया, 15 डिवाइड बाई 5, ऐसे वो सॉरी 3 ऐसे ही निकालते हैं ना, जितने नंबर से उनसे डिवाइड करके, तो यानी कि 5 करोड़। अब 5 करोड़ का उनको 2% जो है वो जनरल पब्लिक के लिए की भलाई के लिए, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग वो नहीं सुनते, ऐड आती है निहार शांति आंवला की, वो अपना 5% बच्चों की शिक्षा की ओर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या है, उनकी वो CSR ही है, उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपने प्रॉफिट का 5% जो है वो सोसाइटी के लिए, यानी कि किसी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या वो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कोई पार्क बना दिया पब्लिक में, हॉस्पिटल्स बना दिए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी बहुत सारी, आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कंपनी एक्ट 2013 में ये भी दिया गया है कि आप किन किन जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इस 2% को, ठीक है। कम से कम 2% है, बाकी कितना भी कर सकते हैं। अब देखो, अब ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये आपस में कैसे रिलेटेड है, क्योंकि देखो आपस में रिलेटेड तो है ही, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं कि जो सोसाइटी है उसके इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए है। क्योंकि देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्या है, वो भी यही कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को फेयर ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के लिए। और जो CSR है वो भी स्टेक होल्डर्स के लिए ही होता है, क्योंकि देखो स्टेक होल्डर कौन है, जिसमें जनरल पब्लिक भी आती है, जिसको कंपनी इफेक्ट कर रही है, कंपनी अपनी कैसी भी करके, जिससे कंपनी की वजह से वो इफेक्ट हो रहे हैं। अब अगर कंपनी कहीं पे एस्टेब्लिश है, कंपनी की कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश है, तो उस फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है, तो वो पब्लिक को नुकसान तो कर रहा है ना, तो वो पब्लिक भी स्टेक होल्डर हो गई। इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, तो इन सब को प्रोटेक्ट करना, और इन सब की प्रोटेक्शन के लिए
के लिए काम करना वो कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो CSR की जो वो हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनमें ये भी है कि आपको कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, पब्लिक के लिए भी। तो वो इसलिए जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपस में रिलेटेड चीज़ें हैं ना, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप टू CSR इज प्रैक्टिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अनलेस कंपनी ऑब्जर्व कॉर्पोरेट गवर्नेंस इट इज़ अनलाइक टू डेवलप सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल अवेयरनेस। देखो इसका क्या मतलब है, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। अब जब तक वो कंपनी अपने अंदर अपनी जो कंपनी के प्रेमिसेस में ही अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करेगी, वहाँ के ही एम्प्लॉयज़ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो वो सोसाइटी के लिए तो कैसे सोचेगी, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए तभी सोचेगी ना जब वो पहले से अच्छे से अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका के लिए अच्छे से काम करेगी, उनके लिए फेयर तरीके से काम करेगी, तभी वो ये सोचेगी कि हाँ अब आगे जनरल पब्लिक के लिए भी सोचे। तो इसीलिए जो दोनों चीज़ें हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो दोनों रिलेटेड है। क्योंकि देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेसिकली इंटरनल चीज़ें आ जाती हैं कि इंटरनल जो लोग हैं अब कंपनीज़ में, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, जो कंपनी से रिलेटेड है डायरेक्टली, ये मान लो, वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और जो CSR उसमें दोनों आ जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसलिए जब इंटरनल के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन होगा तभी एक्सटर्नल का होगा, तो इसलिए दोनों चीज़ें रिलेटेड आपस में। और कॉर्पोरेट जो ESG हम बोलते हैं, वो ESG हमने देखा अभी पीछे, वो क्या था कि वो जो डिस्क्लोजर से रिलेटेड था कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में वो भी CSR से ही रिलेटेड है, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करना, CSR में भी ऐसी चीज़ें आती है, जैसे फिलेंथ्रोपिक आती है सबसे पहले, उसके बाद जैसे इकोनॉमिक आती है, लीगल और इन्वायरमेंटल, उसमें यही चीज़ें हैं। देखो फिलेंथ्रोपिक में मतलब है कि जो जनरल लोगों की भलाई के लिए जो काम किया जाता है, जैसे डोनेशन देना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिलेंथ्रोपिक होती है। इकोनॉमिक का मतलब है कि जो जिन्होंने पैसे लगाए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रॉफिट जनरेट करके देना जरूरी है। इन्वायरमेंट का मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और लीगल का मतलब है कि जो भी लीगल प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करना जरूरी है, लॉज को फॉलो करना जरूरी, कानून का उल्लंघन ना हो कैसे भी, तो ये सारी चीज़ें जरूरी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ें आती है। और जो ESG है, जो ESG हमने देखा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, कि इन्वायरमेंट रिपोर्टिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये गवर्नेंस, यानी कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो सारी चीज़ें फॉलो करना जरूरी। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है ना। देखो इन्वायरमेंट भी रिलेटेड है इसमें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड है ये फिलेंथ्रोपिक से, और गवर्नेंस रिलेटेड है जो इकोनॉमिक और लीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे, कि कोई भी जो है कानून का उल्लंघन नहीं करना, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये दोनों आपस में इसलिए रिलेटेड चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो है वो है एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपस में कैसे रिलेटेड है। देखो एथिक्स क्या होता है, एथिक्स का मतलब है मोरल प्रिंसिपल, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक इंडिविजुअल के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के भी बिहेव को जो है गाइड करती है कि आपको कैसे काम करना है। ये एथिक्स क्या होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं कुछ हमारे बनाए हुए, ये लगा लो कि कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं, वो एथिक्स होते हैं कि एथिकली बिहेव करना है, किसी का नुकसान ना हो, हमें ऐसे काम करना है। मोरल प्रिंसिपल्स हैं और वैल्यूज़ हैं जो कि किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे काम करना है वो उसको गाइड करते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, आपको ये वैल्यूज़ फॉलो करनी है, ये मोरल वैल्यूज़ फॉलो करनी है ताकि किसी को नुकसान ना हो, वो एथिक्स होते हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ये यही बताता है कि सही तरीके से काम करना है, ट्रांसपेरेंसी के साथ, फेयरनेस के साथ काम करना है, कोई फ्रॉड नहीं करना, किसी से कुछ छुपाना नहीं है। तो वो चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताता है। तो ये देखो आपस में नाम, मतलब अब हम जब इनकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तभी ये आपस में रिलेटेड शो हो रही हैं, क्योंकि देखो एथिक्स होंगे तभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो होगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस तभी फॉलो हो सकती है ना जब उस ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स फॉलो हो रहे हैं अच्छे से। एथिक्स यानी कि वो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ किसी के साथ गलत नहीं करना, हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, उसमें कोई भी चीज़ें छुपा के ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, कुछ भी फेयरनेस, फ्रॉड नहीं करना है। तो वो फ्रॉड नहीं करना है, ये चीज़ें उनकी इंटरनल होंगी, वो मैनेजर्स की जैसे एम्प्लॉयज़ की। तो और उनकी कुछ वैल्यूज़ की आपको ये फॉलो करनी है, बिजनेस एथिक्स होते हैं, यानी कि जो बिजनेस
इसको गाइड करते हैं, तो वो चीज़ें अगर वो फॉलो कर रहे होंगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वो ऑटोमेटिकली फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों भी चीज़ें जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स रिलेटेड हैं, क्योंकि देखो ये एथिकल लीडरशिप को प्रमोट करते हैं। क्योंकि एथिकल लीडर, देखो अगर लीडर ही एथिक्स फॉलो करेगा ना तो सारी कंपनी फिर अपने आप ही एथिक्स को फॉलो करेगी। तो इसलिए एथिक और सारी कंपनी एथिक्स को फॉलो करेगी तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को अपने आप ही फॉलो करेगी फिर। और कॉर्पोरेट ये स्टेक होल्डर अकाउंटेबिलिटी की, स्टेक होल्डर्स के लिए क्या जिम्मेवारी है कंपनी की, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है। नेक्स्ट जो है ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हमें सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, सोसाइटी के भी, हमारे इंटरनल के भी और एक्सटर्नल के भी। तो वो सारी चीज़ें भी एथिक्स से रिलेटेड है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, दोनों इंटर रिलेटेड जो चीज़ें हैं एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बस ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफरेंस क्या है इनमें, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कंपल्सन है, वो उसके लिए कंपल्सरी रूल्स रेगुलेशन है जो कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। और एथिक्स जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि ये कंपल्सन है, क्योंकि एथिक्स तो बस ऐसे ही जनरल गाइडलाइंस है जिनको अगर कोई पर्सन फॉलो कर रहा है तो वो उसको हम ये बोलेंगे कि हाँ ये एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा है, एथिकल है ये। कुछ वो गलत कर रहा है तो वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है। और फिर वही चीज़ें जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आ जाती हैं। बस कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो हमारी बॉडीज़ हैं जैसे सेबी और कंपनीज एक्ट, उन्होंने जो है वो एक रूल्स बना दिए कि आपको ये फॉलो करनी है, वो ये फॉलो कर रहे हैं तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी फॉलो कर रहे हैं और एथिकल तो हैं ही वो रूल्स और रेगुलेशन सारे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आईसीआई की गाइडलाइंस, क्योंकि हमने देखा सेबी की गाइडलाइंस देखी, कंपनीज एक्ट 2013 की देखी। तो जो आईसीएआई है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ये भी कुछ गाइडलाइंस जो है इशू करता है ताकि जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके इंडिया में। इसकी क्या गाइडलाइंस है? सबसे पहले तो है बोर्ड कंपोजिशन। बोर्ड कंपोजिशन का मतलब है कि बोर्ड मेंबर्स है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, यानी कि उसी को बोलते हैं, बोर्ड भी बोलते हैं उसको शॉर्ट में। तो बोर्ड में कैसी कंपोजिशन होगी, कितने डायरेक्टर्स होंगे, कौन एग्जीक्यूटिव्स होंगे, कौन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे, डिपेंडेंट डायरेक्ट मतलब इंडिपेंडेंट कितने होंगे, वुमेन डायरेक्टर, वो सारी चीज़ें। तो ये जो है इसके लिए आईसीआईबी गाइडलाइन इशू करता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए और उन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एक्सपर्टीज़, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, ताकि वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकें, अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें, अच्छे से अपना जो रोल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वो फॉलो कर सके। क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे ना तभी उस कंपनी में अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो है बोर्ड कमेटी। अब देखो बोर्ड कमेटी में क्या कौन कैसी कमेटी आ जाती हैं, जैसे कि ऑडिट कमेटी और रेमुनरेशन कमेटी। ये एस्टेब्लिश करना जरूरी है कंपनीज के लिए, बोर्ड कमेटीज। क्योंकि देखो ऑडिट कमेटी होगी तभी वो जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, वैसे ही ऑडिट कमेटीज का होना जरूरी है, जो कि चेक करेंगे कि सारी जो कंपनीज है वो अच्छे से ट्रांसपेरेंटली काम कर रही है, उसके अकाउंट्स जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फेयर हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है रेमुनरेशन कमेटी की, जो रेमुनरेशन देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, तो वो कैसे जा रहा है, वो रेमुनरेशन प्रॉफिट का कितना हिस्सा, जैसे जो कंपनी एक्ट की जो गाइडलाइंस है वो अच्छे से फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही है वो। तो ये आईसीआई की ही रिकमेंडेशन है कि जो ऑडिट कमेटी है जो वो होनी जरूरी है, बनानी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स हैं, उन सबको डिस्क्लोज करना जनरल पब्लिक को, ये ज़रूरी है कंपनीज़ के लिए। नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल। अब देखो इंटरनल ऑडिटिंग भी ज़रूरी है। इंटरनल कंट्रोल तभी होगा जब इंटरनल ऑडिट हो रही होगी अच्छे से, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, ताकि इंटरनली कंपनी को अच्छे से मैनेज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो सारी चीज़ें भी जो है आईसीआई रिकमेंड करता है। ठीक है, क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए, क्लियर रिपोर्टिंग लाइंस होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होना चाहिए, ताकि रिस्क जो है, क्योंकि देखो रिस्क को मिनिमाइज करना हमने देखा भी था पिछली वीडियो में भी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या आती है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रिस्क को मैनेज करना भी आता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं उसमें तो उनके वो एक रिस्क है उनके पैसे को
कि वो डूब भी सकता है भाई, वो प्रॉफिट ना भी हो उसके ऊपर, तो वो उस रिस्क को मिनिमाइज कैसे करना है ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मैनेज करते, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे उस रिस्क को कम करना है, उस रिस्क की कैसे मैनेजमेंट करनी है वो। तो उसके लिए ही जो है फिर अच्छे से पॉलिसीज़ होनी चाहिए क्लियर। नेक्स्ट है ऑडिट क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऑडिटर्स जिनको जो नेसेसरी एक्सपर्टीज और क्वालिफिकेशन है जिनके पास, वही ऑडिटर्स को अपॉइंट करना ज़रूरी है। ठीक है, और ये है भी कंपलसरी कि जो भी पब्लिक कंपनी है उनको जो है आईसीएआई की जो मेंबर्स हैं उन्हीं को एज ए ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है। इनके मेंबर कौन होते हैं? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो, उनको यानी कि जो आईसीआई के मेंबर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं वो फिर उसके मेंबर बन जाते हैं आईसीआई के, और उन्हीं को जो है एज ए ऑडिटर अपॉइंट करना ज़रूरी है। जो पब्लिक कंपनीज़ हैं उनको, जिनका टर्नओवर की लिमिट है वो हमने कंपनीज एक्ट 2013 में कर भी लिया था कि कौन होना चाहिए ऑडिटर, उसमें ऑडिटर का था। ठीक है, तो यही था कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सारे कर लिए। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।